आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का। कराएंगे रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले बात कुपवाड़ा से, जहां पर मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला के बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। दूसरे दिन भी लगातार जारी है। वाज़ेह हो कि कुपवाड़ा के त्रेहगाम के जंगलात में मिलिटेंट्स की घेरेबंदी की गई, जिसके बाद खुद को घिरता देख मिलिटेंट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक मिलिटेंट हलाक हो गया, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि जैसे ही ये फायरिंग हुई, दूसरे दिन भी तलाशी मुहिम जारी रखी गई। एक मिलिटेंट की लाश बरामद हो गई है और बाकी मिलिटेंट्स मौके का फायदा उठा करके भागने में कामयाब हो गए। कुपवाड़ा का यह पूरा मामला, जहां पर हिफाजती दस्तों ने मिलिटेंट्स को घेर लिया था और फायरिंग में एक मिलिटेंट ढेर हो गया, लेकिन बाकी के जो मिलिटेंट थे वो भागने में कामयाब हो गए। इधर जनूबी कश्मीर के छटपोरा में जुमे को हुई मुठभेड़ के बाद सनीचर को मुठभेड़ वाले मकाम से सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर एक मिलिटेंट्स की लाश मिली है। जरा के मुताबिक जिस घर में दहशतगर्द छिपे हुए थे, उसको धमाके से उड़ाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की। बता दें कि सिर्फ एक ही मिलिटेंट की लाश यहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई। आज तड़के उन्हें मलबे से एक मिलिटेंट की लाश मिली। मिलिटेंट की पहचान सज्जाद अहमद शाह के तौर पर हुई है, जो कि कुपवाड़ा के गुंड का बताया जा रहा है। खदशा जताया जा रहा है कि दीगर 2 मिलिटेंट पत्थरबाजी के बाद हुए क्लैश का फायदा उठाकर के मौके से भागने में कामयाब हो गए। पत्थरबाजी के दौरान दर्जनों एहतजाजी भी जख्मी हुए। पर मुठभेड़ की खबर मिलते ही लोग थुमना इलाके में जमा हो गए और मुठभेड़ को मुतासिर करने की कोशिश करने लगे। मुठभेड़ में फैजान नाम के एक नौजवान को गोली लगी, जिसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद डीजीपी वैद ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया कि गुड जॉब बॉयज, तीनों दहशतगर्द मारे गए। लेकिन मिली ताजा जानकारी के मुताबिक मौके का फायदा उठा करके 2 मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गए थे। मुठभेड़ वाले मकाम से राइफल और असलहा भी बरामद हुआ है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एजाज मंजर पुलवामा से फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। एजाज, कंफ्यूजन कहां हुई? तीनों मिलिटेंट मारे गए ऐसी इत्तला मिली और बाकायदा डीजीपी ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया, लेकिन जब लाश पाई गई तो सिर्फ एक मिलिटेंट की। एजाज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। एजाज मंजर हमारे पुलवामा से नुमाइंदे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। एजाज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर कंफ्यूजन किस बात से शुरू हुई। चलिए, शायद एजाज से हमारा राब्ता नहीं रहा। बता दें आपको कि यहां पर तसादुम हुआ मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच पुलवामा में, और दोनों तरफ से फायरिंग हुई। दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया और उस दौरान जिस वक्त ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, कुछ पत्थरबाज भी सामने आ गए। पत्थरबाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच भी क्लैश हुआ। उसमें से एक शख्स, उसको भी गोली लगी, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया और यह अंदाजा लगाया गया कि तीनों मिलिटेंट्स जो अंदर छिपे हुए थे वो मारे गए। लेकिन जब आज सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंचे और तलाशी शुरू की तो सिर्फ एक मिलिटेंट की लाश ही बरामद हुई। फिर उसके बाद तस्वीर यह साफ हुई कि शायद पत्थरबाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो क्लैश हुआ उसका फायदा उठा करके बाकी के 2 मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गए। इधर रियासत में महबूबा सरकार के गिरने के बाद पीडीपी पर लगातार हमलावर हो रही बीजेपी को पीडीपी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। पुंछ में पीडीपी की तरफ से मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी जिला सदर शमीम डार ने बीजेपी के तमाम इल्जामात का एक एक कर जवाब दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर धोखा देने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का यह फैसला इंतखाबी है। साथ ही उन्होंने एनसी और कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस की वजह से ही वादी में मिलिटेंसी में इजाफा हुआ है।
और इधर कश्मीर में लगातार बारिश का अब असर भी दिखाई देने लगा है। कश्मीर के सभी नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में सैलाब का अलर्ट भी जारी किया गया है। सैलाब की वजह से झेलम नदी का ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। झेलम नदी में पानी की सतह बढ़ने से लोगों में खौफ है। इंतजामिया ने पहले ही कई जिलों में सैलाब को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि हालात को देखते हुए कश्मीर डिवीजन के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसको लेकर के गवर्नर एनएन वोहरा ने भी मीटिंग की। वेदर की रिपोर्ट के हिसाब से अगले 3-4 घंटों तक और भी बारिश की संभावना बनी हुई है इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, बट वेदर इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव आफ्टर 3 PM और मैं सोचता हूं कि उसके बाद हमें थोड़ी राहत महसूस होगी। 7 टीम्स ऑफ SDRF, क्योंकि SDRF अब जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है, और 2 टीम्स ऑफ NDRF, वो हमारे तकरीबन 140 जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे कंट्रोल रूम्स और डिविजनल लेवल पे सारे कंट्रोल रूम्स तैयार हैं। जम्मू में भी फ्लैश फ्लड्स की हमें रिपोर्ट्स मिली हैं फ्रॉम पुंछ, किश्तवाड़ एंड अदर। Kishtwar, there has been a death because of falling off a lady from a tree, not because of flash floods, but लेकिन पुंछ में और जम्मू सिटी में तवी के ऊपर जो फ्लैश फ्लड्स हैं उनकी रिपोर्ट्स मिली हैं। डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैव बीन एक्टिवेटेड देयर आल्सो। श्रीनगर शहर के अंदर खसूसी तौर पे वी हैव एस्टैब्लिश्ड 44 शेल्टर शेड्स एंड रिलीफ टीम्स आर नाउ इन प्लेस। और खास तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हिदायत दी है कि राशन, मेडिसिन, फूड सप्लाईज, इन सब के जो है जरूरी इकदाम उठाए जाएं। जी मीडिया की टीम पहुंच गई लसजन बी पॉइंट पर। आप देख सकते हैं कि पानी का जो लेवल है वो सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो पानी का लेवल था बहुत कम था। और साथ में जो मकानात हैं आप देख सकते हैं कि जो वरांडा की लेवल है, अगर वहां तक पानी आप पहुंचता है तो उसके बाद जो पानी का जो अगला हिस्सा होगा वो सड़क की तरफ आना शुरू करेगा। और ये मामूल का सफर है यहाँ के लोगों का। आप देख सकते हैं कि बंड के उस तरफ भी लोगों की बड़ी तादाद जो है काफ़ी मुश्किलात में है और बाहर अपने घरों से आए हैं। और हमने रास्ते में देखा कि कई एक दुकानों से जो सामान है वगैरह वो खाली किया जाता था। यानी जो पहला एक्सपीरियंस 2014 का रहा उसमें कुछ गफलतशारी हुई, रियासती सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा गफलतशारी हुई। उस वक्त लोगों को इंतबाह नहीं किया गया कि वक्त पर बाहर आ जाएं। उसके बाद नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, हालांकि माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है इशफाक अहमद। इशफाक साहब, आप लोकल एरिया में रहते हैं, तो आज जो 14 का एक्सपीरियंस था आपको क्या सीख मिली थी? 14 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उस टाइम पानी काफ़ी ऊपर था, उतना ऊपर नहीं है आज। इसी वजह से हम थोड़े से अभी शांत है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पानी बंड के ऊपर से बह रहा था। तकरीबन 4 फुट पानी यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 4 फुट से भी ज़्यादा पानी इस बंड से आगे जा रहा था। तो रात कैसे बीत गई, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात रहे होंगे? रात की बात कर रहे हैं तो आज रात बिल्कुल नॉर्मल थी। आज हमें इतना टेंशन नहीं था। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक ही रहेगा। बाकी भी क्या, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया, सरकार की तरफ से? फिलहाल यहाँ पे इतना खतरा नहीं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया। लेकिन जो अगला पड़ा है यहाँ पे लसजन भी, जहाँ ब्रिज के सामने, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वहाँ पे कल रात से ही काम चल रहा है, वहाँ पे डस्ट वस्ट डाल रहे हैं वहाँ पे। तो वो तो वहीं पे पता चलेगा कि अभी क्या प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना जो सफ़र आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ता जाएगा। अगर महकमे मौसमियात की जो इतला है उसके मुताबिक आज का जो दिन है उसमें बारिशें जो है कम होंगी, लेकिन 1 जुलाई और 2 को शदीद बारिशें होने की मुतवक्को है, जो कि महकमे मौसमियात ने इतलात फराहम की है। अब देखना होगा कि इस लेवल का जो पानी है अगर ये ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा तो मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। तो जन्नत में सैलाब इस वक्त लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। किसी भी तरह के हालात से इन सब के बीच निपटने को तैयार नौजवानों से भी जी सलाम के नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम ने बातचीत की और उनकी तैयारियों के बारे में भी जानने की कोशिश की। SDRF की टीम पहुंच गई है और SDRF के जो जवान हैं वो महजूर नगर, लसजन और आसपास के इलाकों में हमने देखे कि इनके जवान जो हैं तैयारी की हालत में है और तमाम जो सामान जो है वो तैयार है। और इनका जो मामूल का शेड्यूल होगा
वो इन इलाकों में गश्त करना होगा, पेट्रोलिंग करना होगा, उन इलाकों में रहना होगा जहां पर पानी का जो लेवल है डेंजर लेवल तक पहुंच जाए, ताकि इलाके में अगर पानी दाखिल हो जाए तो लोगों को वहां से निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं। पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं। शौकत अहमद। शौकत साहब कहाँ से हैं आप? हम SDRF हॉस्पिटल। बताएं कि कितने बजे से आप सुबह से यहाँ? हम सुबह 6 बजे 6:30 बजे से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अभी आपको कोई मौका मिला इस तरह से लोगों की मदद करने का? नहीं, हम पातशाही बाग, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि पातशाही बाग में थोड़ा बहुत ये मसला हुआ है। हम गए उधर से तो उधर नॉर्मल सी थी। तो क्या हिदायत दी है अफसरों ने? अफसरों ने हिदायत ये दी है कि अगर कहीं पर पानी चढ़ जाता है या लोग या कहीं फंस जाते हैं, उनको वहाँ से एवेक्यूएट करना है, सेफ जोन में लेना है उनको। तो बीते दिनों में आपकी ट्रेनिंग कैसे रही? सर, जब से 2014 का फ्लड आया तब से कंटिन्यूसली हमारी ट्रेनिंग्स डल में चल रही हैं, ताकि हम स्विमिंग सीखे, बाकी जो वाटर रेस्क्यू रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन पे हम नज़र रख रहे हैं, उनमें ट्रेन हो रहे हैं जवान, और आज हम उसका अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो हम उसके लिए तैयार हैं सर। तो आप बताएगा कि अगर मिसाल के तौर पर एक जवान, एक बच्चा पानी में डूब रहा और आपको यहाँ से नजर पड़े, किस तरह से आप छलांग? तो हमारे पास हम ऑलरेडी छलांग मार सकते हैं। हमने ऑलरेडी इससे भी पहले ट्रेनिंग की है। डल में हमारे स्विमिंग कोर्स नॉर्मली चलते हैं, तो हम वहाँ पे बहुत ट्रेंड हुए हैं। तो हमारे पास जो लाइफ सेविंग जैकेट्स है, हमारे पास लाइफ बॉय ट्यूब है, हमारे पास बोट्स भी अवेलेबल है, तो उनकी मदद से हम किसी को भी बचा सकते हैं। 2014 का कोई वाकया है आपको कि जब आपने मदद की हो लोगों की? हाँ सर जी बताएं थोड़ा सा। जो 2014 में जो वाक़ा हुआ, इसमें बहुत मदद किया, बहुत लोगों को बचाया है सैलाब से, और बोटों के जरिए है। बोट वगैरह चलाए। बोट कितने हैं आपके पास? बोट हमारे पास लातेदाद बोट है। इस वक्त जितनी हमें ज़रूरत पड़ जाएगी बोटों की, उतने बोट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जी। और इधर कुलगाम और शोपियां इलाके में भी सैलाब का खतरा मंडरा रहा है और झेलम खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कुलगाम के पास नदी पर बने 2 ब्रिज भी सैलाब के पानी में बह गए। हालत ये हो गई कि अरबाल झरने के पास बने रिजॉर्ट के गेट और दीवार को भी झरने का पानी बहा ले गया। इसके बाद रिजॉर्ट में रह रहे तमाम टूरिस्टों में हड़कंप मच गया। लगातार हुई बारिश की वजह से बाद में नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले तमाम घरों को खाली नहीं करा पाए लोग। उनका सामान भी सैलाब का पानी बहा ले गया। कुलगाम और शोपियां में करीब 35% आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। इधर अनंतनाग में भी पानी खतरे के निशान के ऊपर है, जबकि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से वादी के लोगों को डर है कि 2014 जैसे हालात ना हो जाएं, और ये सोचकर ही उनका बुरा हाल है। हालांकि महकमा मौसमियात का यह कहना है कि कुछ इतवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इधर पुंछ में भी जारी लगातार बारिश नदी और नाले उफान पर ला रही है, और बारिश की वजह से सुरन नदी और पुलस नदी में कई मकामात पर जानवरों और इंसानों के फंसे होने की खबर है। इसे रेस्क्यू टीम और पुलिस के जवानों ने बाहर निकाला है। वहीं सुरनकोट के पोठा बेला में नदी में फंसे एक शख्स का लाश भी बरामद हुई है। और डोडा जिले में भी कसीर बारिश के बाद एहतियातन 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। इलाके के चिनाब नदी में लगातार पानी की सतह बढ़ती जा रही है। सैलाब की वजह से डोनाडी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाए जा रहे बांध को भी नुकसान पहुंचा है। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए आर्मी और जिला इंतजामिया की टीमें अलर्ट पर हैं। जी, जो प्रोटेस्ट किया था उसकी प्रॉब्लम्स मेनली हमारा जो सिस्टम था वो ड्रेनेज को लेकर और रोड्स को लेकर, और जो फिजिकल जो ये हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो हमारे पीएचई वाले हैं उनके खिलाफ था हमारा, क्योंकि हम बहुत अरसे से जो ये है मतलब कंटिन्यूसली हम एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में ये बात डाल रहे हैं कि भाई हमारे क्या इश्यूज़ हैं। आप आज के टाइम पे देख लीजिए जहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज़ में फ्री वाईफाई और डिजिटल इंडिया दिस एंड दैट चलता जा रहा है, और हम लोग अभी भी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, बेसिक नीड्स के लिए जो है हम लड़ रहे हैं। तो वही हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन के कानून में बात डालने की कोशिश थी कि भाई हमारी तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि हम भी इसी शहर के हैं, इसी शहर से बिलोंग करते हैं। हमारा जो ये म्यूनिसिपैलिटी में जो टाउन में एरिया आता है अकरमाबाद जिस जगह का नाम है, वो एरिया बिल्कुल नेगलेक्टेड है। आप रोड्स की हालत देखें, आप बिजली पानी की हालत देखें, तो वी आर कम्प्लीटली नेगलेक्टेड।
और इधर इन सब के बीच इंतजामिया की जानिब से अलर्ट के ऐलान के बाद गांदरबल में डीडीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जिले के तकरीबन सभी महकमों के हर तरह के हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में सैलाब से हालात ऐसे हैं कि इंतजामिया लोगों की मदद के लिए मुस्तैद बनी हुई है। इसी सिलसिले में डीडीसी सिंगला ने गांदरबल मिनी सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग भी बुलाई। उन्होंने मीटिंग के दौरान बालटाल और गांदरबल के दीगर इलाकों में तैयारियों का जायजा लिया। डीडीसी ने फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी अपनी तरफ से तैयार रहने को कहा। तो जनरल, अपने सैलाब से बुरी तरह से हालात मुतासिर हैं। पिछले 3 दिन से हो रही मुसलसल बारिश से सांबा के सुंब गोरन की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है। तकरीबन 150 से ज्यादा छोटे बड़े गांवों में सांबा शहर से एक तरीके से वो कट गए हैं और बारिश के बीच इसी रास्ते पर बड़ा हादसा भी होते होते बचा। दरअसल 30 मुसाफिरों को लेकर के एक मिनी बस एक गड्ढे को पार कर रही थी कि पानी के तेज बहाव में फंस गई। किसी तरह से मकामी लोगों की मदद से बस में सवार मुसाफिरों को बाहर निकाला गया। उसके तुरंत बाद इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। इससे मिनी बस काफी दूर तक बहती चली गई। मकामी लोगों ने जेसीबी और रस्सी की मदद से मेटाडोर्स को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं और दूर तक बह गई। पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से रास्ता बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। किसी तरह से इस बस के अंदर से लोगों को निकाला गया। तो तस्वीरें पूरे हालात बयां करने के लिए काफी हैं। श्रीनगर में आई बाढ़ में फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए इन सब के बीच एक नौजवान के डूबने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दरअसल पुलिस के मुताबिक 18 साल का आसिफ अहमद मलिक आलोची बाग में एक कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था। पानी में डूबते हुए उसी वक्त वो हादसे का खुद शिकार हो गया। आसिफ को ढूंढने जाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक आसिफ अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, तभी कुत्ता पानी के पास पहुंच गया, जिसे बचाने की कोशिश में आसिफ खुद बह गया। हमारे साथ इनकी आंखें काफी नम हैं, इनके जज्बात काफी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताएं। जी नूर मोहम्मद जनाब। नूर साहब, क्या करता था ये बच्चा? ये जनाब मेहनत मजदूरी, ये छतरी स्टोव वगैरह बनाते हैं, प्रेशर कुकर, गैस वगैरह, ये मेहनत मजदूरी करते हैं। तो बस वही तभी बच्चे तो ये नाले के पास कितने बजे देखा गया था? ये जनाब कोई 9 बजे हाँ जी 9 बजे। तो उधर वो कुत्ते के बच्चे थे, उन्हीं को वो निकालने के लिए 2-3 लड़के हमारे पड़ गए। तो वो 2 तो आगे बाहर वापस, तो एक जो है वो नहीं निकल सका वो बाहर। तो रेस्क्यू टीम को भी इधर उधर हमने बहुत बुलाया, कोई नहीं आया। नहीं 1-2 बजे आए, फ्लड वालों को भी बोला, सबको बोला जनाब अभी तक देख लो। आपको किसने इतला दी कि आसिफ जो है वो? जी हम सब उधर ही थे ना, उन्हीं के साथ ही थे हम भी। जी हम उन्हीं के साथ ही थे, सब थे हम 10-20-50 आदमी उधर खड़े थे जनाब। तो 2 लड़कों को हमने निकाल के लाया बाहर। तो एक जो है तो वो पानी में जब बैठ गया नीचे, वो दिखाई नहीं दिया, तो बस फिर रह गया हम इस वजह से। इनकी मदर जो है हमारे साथ है, आसिफा की मदर है, इन हमारे साथ जुड़ रही हैं। हालांकि ये उस पोजीशन में नहीं है, बात कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी आसिफ की गल करना थोड़ा सा। आसिफ तुसा कब आखिरी बार देखा बच्चे को? आसिफ जब डूबा हुआ था, उन्होंने कहा अम्मी, जब आसिफ डूब रहा था उसको 3 बार आवाज दी, अम्मी अम्मी। फिर इतनी देर से वो गायब हो गया, फिर कोई पता नहीं। जब डूब रहा था 3 आवाजें मारी आसिफ ने, उसने बोला मम्मी मम्मी। फिर देखते देखते डूब गया, हमारे सामने डूब गया। छलांग मारी में इसने भी छलांग लगाई तो पता ही नहीं चला। बहुत आदमी वो ढूंढ रहे हैं, अब तक बहुत आदमी पड़े उसके पीछे, सब ढूंढने लगे, सब ढूंढने लगे। वो पानी से ऊपर बच्चा हमको ढूंढ के पहुंचा दो, बस इतनी आपकी मेहरबानी आगे कि हमारे बच्चे को वो पानी से निकाल के हमें दे दे, बस ये इतनी बड़ी मेहरबानी है जनाब। सर हमारी हाथ जोड़ के एक विनती है सबसे, हमको कुछ नहीं। चुप कर एक मिनट, मैं आसिफ का मामा बोल रहा हूँ। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, फ्लड डिपार्टमेंट आए, कोई भी आए, हमारे को डेड बॉडी दे दो, कुछ तो कुछ। ये जज्बाती मनाजिर हैं जो आसिफा की मदर है। जब उन्हें यह खबर हुई कि आसिफा जो है, आसिफ अहमद जो है 9 बजे जो है पानी के इस तेज रेलों के अंदर बह गया, और उसके बाद SDRF जम्मू कश्मीर पुलिस,
और मकामी लोगों के जो गोताखोर जो है उन्होंने छलांग लगाने की भरपूर कोशिश की। अपनी अपील कर रहे, ये मदर है आसपा की जो लगातार कह रहे कि मैं अपील करना चाहती हूँ। मेरा बच्चा मुझे ले दो, डिपार्टमेंट वाला अभी तक कोई नहीं आई है। मेरा बच्चा मुझे चाहिए, जैसा लाश हो सर उसको ढूंढ कर दे दें सरकार के आगे, हमारी विनती है। 9 बजे से सुबह 9 बजे से लेकर एक बोट आई है हमारे पास यहाँ पे। एक बोट आई थी, उसने यहाँ पे थोड़ा रोड लगाया, रोड लगा के कम से कम आधा घंटा रोड लगा के उसके बाद वो चला गया। उसके बाद ना कोई इधर कोई आदमी आए हैं, ना कोई बोट आई। हमने एसएचओ सब साहब को आई थी, पुलिस आई थी, उनको हमने रास्ता तक बंद किया था। हमने बोला हमको बोट चाहिए, अगर आप लोग नहीं बीच में जा सकते हम खुद बीच में जाते हैं, हमको एक बोट चाहिए। अभी तक ना हमको सर कोई बोट आई, सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक ना कोई बोट आई, ना कोई फ्लड डिपार्टमेंट इधर पहुँचा। तो अभी कोई ढूंढ रहा क्या उनको? कोई नहीं ढूंढ रहा। इतना बोल रहे हैं बिमना में ढूंढ रहे हैं हम, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। चलो अगर बिमना में ढूंढ रही है, यहाँ पे अभी तक हमको कुछ पता नहीं। सादा है और इनका जो ये इनका छोटा लड़का है, सबसे बड़ा छोटा ये है, ये लड़का इसका सबसे छोटा है। आसिफ का भाई है? ये आसिफ का सबसे छोटा भाई है, ये भी है। और एक भाई है इनका छोटा, वो बिल्कुल मेंटल है, जो इनका पागल बाप है, वो आप देख सकते हैं, वो भी इस वक्त यहाँ कहीं मिट्टी खोद रहा होगा, वो भी मेंटल है, पागल है। इनका भाई भी पागल है। इस खानदान की कहानी कुछ अजीब और गरीब है, जहाँ इनको पहले से कुदरत ने बहुत ज्यादा आजमाइश से नवाजा था। दरअसल आसिफ का जो बाप है वो जिस्मानी तौर, दिमागी तौर काफी कमजोर है और अभी तक उन्हें इस ये एहसास भी नहीं है कि नगरोटा से श्रीनगर आते आते उन्होंने अपना बच्चा जो है खो दिया है। और श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ और ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, इस वक्त के हालात क्या है? रेस्क्यू की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आसिफ को ढूंढा जाए, क्या कोई इत्तला मिल पा रही है रेस्क्यू टीम के जरिए? सऊद, अब से कुछ देर पहले हमने एक बार फिर अफराद खाना से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक ना ही आसिफ के बारे में मजीद मालूमात हो सकी और ना ही उन्हें अभी तसल्ली हुई कि जिला इंतजामिया या पुलिस की तरफ से तसल्ली बख्श इंतजाम उठाए गए हैं। ताहम मकामी लोगों ने चंदा जमा करके अफराद खाना के आज के इस्ताजत पुरसी के इजलास में शिरकत की, बल्कि बढ़ चढ़ कर मकामी लोग जो हैं रामबन और रामबाग और उसके आसपास के इलाकों से जमा हो गए हैं और खाने पीने का इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन आसिफ की माँ और आसिफ के वालिद, आसिफ के जो रिश्तेदार हैं और हैरान कुन तौर पर आसिफ की जब शादी हुई है उसके 2 कमसिन बच्चे हैं, एक की उम्र 3 साल, एक की उम्र 1.5 साल बताई जाती है, जबकि आसिफ की जो अहलिया है वो भी कुव्वत समाई से महरूम है, यानी वो बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, जबकि उनके वालिद जो हैं उन्हें हमारे साथ बात करने के बाद बिल्कुल एहसास न था आखिर ये भीड़ यहाँ पर जमा क्यों हुई। ताहम जिला इंतजामिया से हमने राब्ता कायम किया, उन्होंने कहा कि हमने रामबाग से आगे जब ये पानी आगे की तरफ जा रहा है टेंगापोरा और बाकी इलाकों में, वहां पर हमने एक्सपर्ट गोताखोरों की टीम भेजी हुई है, SDRF की टीम वहां पर भेजी है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पानी जो है अभी काफी तेजी से बह रहा है, लिहाजा इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए काफी ज्यादा कठिन मराहिल से गुजरना होगा। लेकिन अभी उम्मीद क्या जाहिर की जा रही? कितना वक्त हो गया आसिफ को इस तरीके से लापता हुए? पानी के अंदर ही आसिफ बह गया तो कहां तक बहा होगा? क्या खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और रेस्क्यू टीम क्या अंदेशा जाहिर कर रही है? देखिए, 9 बजे ये हादसा पेश आया जब आसिफ वहां पे मौजूद था, नाले के पास में मौजूद था। अमूमन इस नाले में इतना ज्यादा पानी नहीं रहता है, लेकिन चूंकि पानी को फिर डाइवर्ट किया जाता है मुख्तलिफ नदी नालों में जो कि महाराजा के टाइम से बनाए गए थे, उनकी खुदाई भी चल रही थी और कामकाज भी चल रहा था। लेकिन जब आसिफ 9 बजे वहां पर देखा गया था तो 2 छोटे छोटे कुत्ते जो थे वहां से चल रहे थे और उन्हें बचाने की सूरत में वो खुद डूब गया। उन्होंने आखिरी अल्फाज जो कहे थे, मम्मी मम्मी बचाओ के कहे थे। उसके बाद पानी के तेज लहरों ने आसिफ को बहाया, लेकिन खदशा जाहिर किया जाता है कि अगर ऑपरेशन में जो हाई रुकावट है इस वक्त है, चूंकि बारिशें थम गई है और शायद ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कामयाबी से हमकिनार किया जा सकता है। लेकिन खदशात ज्यादा यही है कि आसिफ जो नगरोटा से तकरीबन 300 किलोमीटर श्रीनगर में इतारजी खीमे में अपने वालिदैन के साथ, और अपने वालिदैन का वाहिद कमाल था जो मजदूरी वगैरह करता था, शायद मजीद उनका साथ नहीं दे पाया। लेकिन कुदरत की कारीगरी अलग है, अगर उनको रिज़्क मजीद था तो शायद बाजियाब किया जा सकता है। लेकिन घर वाले, अफराद खाना और मकामी लोग जो हैं वो इस तशवीश में है कि उन्हें जल्द से जल्द जो है डेड बॉडी हासिल की जाए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले ही काफी ताखीर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया तजम्मुल, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे।
तो ये देखना होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जो अख्ताम है वो कैसे होता है और क्या जानकारी मिलती है। हमारी नजर इस पर बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात अकीदत के सफर की। यहां कश्मीर वादी में मौसम में सुधार होने के साथ ही बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों से अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। वहीं इंतजामिया ने बालटाल से हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर दी है। खराब मौसम की वजह से जम्मू बेस कैंप से भी अमरनाथ के लिए जत्था रवाना नहीं किया गया था। 28 जून से शुरू हुई यात्रा अब तक 2 बार रोकी जा चुकी है। महकमा मौसमियात ने अकीदतमंदों को यात्रा पर अपने साथ छाते और रेनकोट रखने के लिए खास तौर पर हिदायत दी है। यात्रियों को गर्म कपड़े साथ ले जाने के लिए भी खास तौर पर सलाह दी गई है। वहीं जम्मू में अभी लोग मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे साथ जम्मू से हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। राजन, इस वक्त क्या हालात है? क्या यात्रा जो है वो मुसलसल आगे बढ़ रही है या फिर अभी भी जो मौसम है वो उनके रास्ते में रोड़ा अटका रहा है? जी साउथ में आपको बता दूं कि जिस तरह से कल जो है रामबन और बनिहाल के पास जो लैंडस्लाइड हुआ था उसकी वजह से जो कल तीसरा जो बैच बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं को लेकर निकला था उसको उधमपुर के पास रुका गया था। और वहीं पे कुछ कम्युनिटी हॉल हैं और मंदिर हैं जिनमें उनके रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है वो की गई थी। लेकिन जो रात में फिर से जो बारिश हुई उसकी वजह से जो सुबह जो चौथा एक बैच था उसको सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि जो सबसे पहले अहम बात थी कि जो लोग रास्ते में फंसे हैं श्रद्धालु उनको सबसे पहले निकाला जाए। आज दोपहर के बाद धूप खिली और उसके बाद जो उधमपुर में जो श्रद्धालु फंसे हुए थे उनको बनिहाल में टनल को क्रॉस करवाया गया और वो जो है बालटाल और पहलगाम पहुंच चुके हैं। लेकिन जो चौथा बैच था जो आज निकलना था वो आज नहीं निकल सका और अभी मौसम साफ हो चुका है जम्मू में और यही उम्मीद है कि कल सुबह जो है ये जो यात्री हैं यहाँ से निकलेंगे और जो 5वें दिन के जो आज यात्री आए होंगे वहाँ पे, इसलिए जो यात्री निवास भवन जम्मू है वहाँ पे बहुत ज्यादा रश जो है श्रद्धालुओं का देखने को मिला जब हम वहाँ गए, क्योंकि आज नए श्रद्धालु आए और जो कल के जो श्रद्धालु आए हैं जिनको आज निकलना था वो नहीं निकल पाए। तो कल सुबह उम्मीद है कि जो है अमरनाथ के जो श्रद्धालु हैं वो बालटाल और पहलगाम के लिए यहाँ से जाएंगे। लेकिन जो मौसम की अगर बात की जाए कि कल भी दोपहर के वक्त कुछ बारिश होने की उम्मीद है, जिस तरह की यहाँ पे मेट डिपार्टमेंट ने भी ये जताया है कि दोपहर के वक्त कुछ देर के लिए बारिश हो सकती है। लेकिन जो ट्रैफिक विभाग है उनका भी कहना है कि रोड को साफ कर लिया गया है। कोशिश यही होगी अगर कुछ दिक्कत आती है तो एक महकमा मौसमियात का क्या अंदाजा है? क्या आने वाले वक्त में मौसम साफ रहने की बात कही जा रही है? महकमा मौसमियात क्या कह रहा है? ये देखिए, आज जो है जिस तरह से मौसम महकमे ने ये कहा था कि जो धूप खिलेगी और आज धूप खिली, उसके बाद जो है कल जिस तरह की प्रेडिक्शन है कि कहीं कहीं जो है छुटपुट जो है बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जो पत्थर गिरते हैं, खासकर पत्तियां गिरती हैं, कच्चा रास्ता है, वहां पे कभी भी जो है लैंडस्लाइड हो सकता है, इसकी भी उम्मीद है। लेकिन परसों से फिर से एक दफा फिर जम्मू में भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में भी जो श्रद्धालु हैं उनको इस तरह की दिक्कत पेश आ सकती है। हालांकि श्रद्धालुओं का ये कहना था कि उन्हें यहाँ पे जो इंतजामात हैं ये प्रशासन ने वो बहुत अच्छे हैं और उन्हें बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बाबा बर्फानी के वो दर्शन कर पाएं। लेकिन उनको ये भी है कि कईयों ने अपनी टिकट जो है जाने की भी बुकिंग करवाई हुई है। कुछ श्रद्धालुओं का ये कहना था कि अब उनका जो प्लान है वो एक दिन एक्सटेंड हो गया है, एक दिन आगे चला गया है। उससे हमें जो जिन्होंने पहले से ही कंफर्मेशन या रिजर्वेशन करवा के रखी थी उनको उसमें बदलाव करना पड़ेगा।
तो कुछ मुश्किलातें भी हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि इन सब के तो बीच एक तरफ मौसम की मार तो पड़ रही है और कहीं ना कहीं अब रुक करके भले ही ये जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी का भी खौफ जो है लगातार बना हुआ है और उसको लेकर के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार चाक चौबंद है। मौसम जो परेशानी खड़ी कर रहा है, ऐसे वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेस को कितनी परेशानी आ रही है तमाम जो अकीदतमंद हैं उनकी हिफाजत को लेकर? देखिए साउथ, हमारी जो बात हुई सीआरपीएफ के जो यहाँ पीआरओ हैं, उन्होंने ये वाजे कर दिया कि सिक्योरिटी से किसी भी तरह का जो है समझौता नहीं किया गया है। कल अगर उधमपुर में उनको ठहराया गया तो जो यहाँ से मोटर बाइक एक दस्ता जो सीआरपीएफ ने इसी साल से उसका आगाज किया है, वो मुकम्मल सिक्योरिटी जो है उनको उन्होंने मुहैया करवाई और यहाँ बेस कैंप में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ बहुत ज्यादा जो पुलिस की और खासकर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका तालमेल अच्छा है और यहाँ पे पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। कश्मीर क्योंकि इस दफा जो इन्होंने एडवाइजरी जारी की है साउथ की कोई भी जो बस है या कोई श्रद्धालु अपनी मर्जी से वो नहीं जा सकते हैं। एक तयशुदा टाइम है जिस टाइम पे जो श्रद्धालुओं को वो जाना होगा, तो ये उससे काफी फायदा हो सकता है। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजन। तो बाबा बर्फानी के दर्शन को चौथा जत्था भी जम्मू बेस कैंप पहुंच चुका है। इन सब के बीच हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से फिलहाल सभी बेस कैंप में ही रुके हुए हैं। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं। इसकी वजह से जम्मू से यात्रियों का जत्था रवाना नहीं किया गया। बारिश के खलल के बावजूद अमरनाथ यात्रियों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो लगातार बाबा के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव से रास्ता साफ करने और मौसम को बेहतर करने की दुआ मांगी ताकि वो जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन कर सकें। लेकिन थोड़ी सी जो है बरसात की वजह से लैंडस्लाइड जो हो रखा है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का इतना अच्छा इंतजाम है कि आप कह नहीं सकते। और यहाँ पर हम जो है बाबा का दर्शन करने आए, दर्शन करके जाएंगे। यात्रा तो रुकी हुई है 2 दिन से, परेशानी तो नहीं है, लेकिन हम लोग भोले के भक्त हैं। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी यात्रा चालू हो और अपने शिव आराध्य से भी प्रार्थना करेंगे कि सभी लोगों को, भक्तों को पार लगाए यात्रा। ये बस मुझे कोई परेशानी नहीं हो रहा है रुकने के भी बाद भी, लेकिन ये है कि हम जल्दी से जल्दी चला जाए। हम सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। सारा हमारा 53 यात्रियों का जत्था पंजाब से आया हुआ है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है क्योंकि यहाँ भोजन की व्यवस्था भी सीमित ही है। क्योंकि कारण है कि भंडारा यहाँ रश हो जाता है कभी, तो व्यवस्था बाहर से खाना पड़ता है। तो कारण है कि यहाँ व्यवस्था भी कमी है, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही है हमें। बढ़ते आगे, जम्मू की रहने वाली नीना अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। नीना की माने तो ससुराल वालों ने शादी के बाद बेटी के होने पर उसे घर से निकाल दिया। वो पिछले 6 महीने से अपने मायके में रह रही है। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो कानून को करना है। नीना बेटियां फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाती हैं। उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ विमेन सेल में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, हम इनकी ये हेल्प कर रहे हैं कि जैसे हम अपील करना चाहते हैं गवर्नर साहब से, हम अपील करना चाहते हैं आईजी डीजी साहब से कि एक तो इनकी एफआईआर लगाई जाए, दूसरा इनको प्रोटेक्शन देके इनके घर में पहुंचाया जाए। देखिए इनका कसूर क्या है, इनके घर बेटी हुई तो इनको बाहर निकाल दिया गया। तो ये ऊर्जा मैडम को मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बेटियां फाउंडेशन की स्टेट प्रेसिडेंट है, ये क्या बेटियां बचाएगी तो क्या बेटियां पढ़ाएगी? इसका सोशल वर्क का फायदा ही क्या है? इसने अपनी अप्रोच के साथ, अपनी अप्रोच से वुमेन सेल को इतना दबाया हुआ था। 16/3/2018 की कोर्ट की डायरेक्शन है, आईजी साहब की मार्क हुई एप्लीकेशन और एसएसपी साहब की मार्क हुई एप्लीकेशन नहीं मानी गई। मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ और वो मुझे नहीं रखना चाहते हैं कि तूने बेटी पैदा की है। शालामार से ही उन्होंने मुझे शालामार हॉस्पिटल से ही मायके भेज दिया था। 10 अक्टूबर को मेरी शादी हुई थी, तब से ही वो मेरे से कुछ न कुछ मांगते रहते थे, हर टाइम डिमांड, कभी 10 लाख ला, कभी 3 लाख ला, कभी 5,000 ला। हम गरीब है, हमारे पे बर्डन है, हमने कर्जा देना है, हम कर्जे में डूब गए हैं। बस यही मेरी मदर-इन-लॉ मुझे बोलते रहते थे। साथ वाली बहू कितना कुछ लाती है, उसके पापा रिटायर है, उसे 3 लाख दिया और तेरे पापा तुझे कुछ नहीं दिया।
इधर पिछले 149 दिनों से सैलरी बढ़ाने का मुतालबा लेकर के धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स और साथ ही उनके हेल्पर्स को इंतजामिया की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उनसे यह कहा गया है कि वो अपने काम पर वापस आ जाएं, नहीं तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वहीं इन सब के बीच आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भी इस नोटिस के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया है और इनका कहना है कि हम अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं और जब तक हमको अपना हक नहीं मिलता हम अपना मुजाहिरा करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह डराकर इंतजामिया हमारा एहतजाज खत्म नहीं करवा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस तरह की धमकियों से नहीं डरते। ये ऑफिस वालों की लूट खसूट है जो हमें हरासमेंट कर रहे हैं। राज्यपाल ने उनको नहीं दिया है, ये ऑफिस वाले हमें धमका रहे हैं। हमने इनका वो कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी लिया है। वो डायरेक्टर को, सीडीपी को, पीओ ऑफिस सब जगह हर प्रोजेक्ट में चला गया है। ये टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन मतलब इनमेटिव ऑर्डर है। ये हमें भेज रहे हैं। गवर्नर जी ने कोई ऑर्डर नहीं भेजा है। हमारी लड़कियां श्रीनगर गई थी नेगोशिएशन के लिए, गवर्नर साहब को कोई काम पड़ गया, वो हमारी टाइम उधर रह गई। अब गवर्नर साहब ने ये बोला है कि 2-4 दिन के बाद हम वर्कर के साथ खुद ही मीटिंग करेंगे। इधर बारिश की वजह से जहां कश्मीर में बाढ़ के हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मिनी कश्मीर कहे जाने वाले भरदबाह में बारिश की वजह से लोगों को पीने के पानी की कमी की वजह से जूझना पड़ रहा है। जी हां, दरअसल घरों और होटलों में महकमे की तरफ से सप्लाई की जाने वाली पानी बिना फिल्टर के घरों में पहुंचाई जा रही है। कुछ मकामात पर पानी सप्लाई के पाइपलाइन के डैमेज होने की वजह से भी इस तरह की परेशानी आ रही है। इसकी वजह से लोगों को सीधे तौर पर पीने के पानी की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। अभी तो हम कहते हैं इमीडिएट अल्टरनेट होना चाहिए। हमारे पास ये टैंकर ही यहाँ पे दे दें, जैसे डोडा में सुबह 4 टैंकर में रखें, कम से कम 1-2 टैंकर भद्रा में रखें, हम उसका पे करेंगे। तो इनको चाहिए जो इनके फिल्टर प्लांट्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करें, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। जो चार्ज ले रहे हैं हमसे वो तो कस्टमर को दे दें, वो कस्टमर का बुनियादी हक है। जो उनसे पैसा ले रहे हैं उसका उनको जिसका ले रहे हैं वो मिलना चाहिए उनको। और खबर डोडा से है, जहां पर लोगों ने बिजली, पानी और रोड का मुतालबा लेकर के एहतजाज किया और एहतजाज कर रहे तमाम लोगों ने गवर्नर और इंतजामिया से अपील की कि उनके इलाके में बुनियादी सहूलतों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। एहतजाज कर रहे तमाम लोगों की माने तो उनके इलाके में ना तो पानी की सप्लाई ठीक है और ना ही बिजली की। इलाके के रोड भी खस्ता हाल हैं। एहतजाज और नारेबाजी को देखते हुए इंतजामिया के बड़े अफसरान मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर एहतजाज खत्म करवाया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। अगर आप अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं लेकिन घबरा रहे हैं कि वहां कौन आपको गाइड करेगा, स्टेशन से उतरकर कहां जाएंगे, तो आइए आप बेफिक्र हो जाइए। अब आपको जम्मू आकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके मददगार बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आजकल ऑपरेशन मददगार चला रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान जम्मू स्टेशन पर कैंप लगाकर आम लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे उन लोगों को फायदा हो रहा है जो अमरनाथ यात्रा के लिए पहली बार जम्मू आए हैं। जब आप किसी अनजान जगह पर पहुंचते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि स्टेशन पर उतरकर जाएं कहां। ऐसे में कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर आपका नुकसान कर देते हैं, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू पहुंचने के बाद आपके मददगार आपकी मदद करेंगे। यात्री आते हैं, हम उन्हें सुविधा दें। अब बड़ी सामान्य सी बात है, यात्री दूर दराज के इलाके से आते हैं, कोई बिहार से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, तो वो रेलवे स्टेशन उतरने के बाद उनको ये ना लगे कि वो किसी अनजान जगह में आ गए हैं। तो उनको सबसे पहला जो उनकी मुलाकात होगी हमारे लोगों से होगी और हम उनको बताते हैं कि यात्री कैंप कहाँ पर हैं, सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं, यदि चिकित्सा की ज़रूरत है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि लोगों को इतना बड़ा मिल रहा है कि जाने के लिए इतनी सहायता है, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो लोग इसके लिए आए, बेफिक्र आए, कोई पूरी प्रोटेक्शन है, सब कुछ है, डरने वाली कोई बात नहीं है, खुलकर आए, यात्रा करें, जो भी है अपने मतलब जवान अपने कायम है अपनी ड्यूटी पे,
आपकी मदद करने की हमेशा दिन रात तैयार है। इससे तो बहुत मदद मिल रही है हमें कि इनसे पता चल जाता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और कोई परेशानी आई, बैग शायद कोई भी गुम हो जाए तो इनसे सब सुविधा मिल रही है। अमरनाथ के श्रद्धालुओं को मदद देने के लिए अब सीआरपीएफ ने ऑपरेशन मददगार चलाया है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आने वाले अमरनाथ के श्रद्धालुओं को मुकम्मल जानकारी इसी मददगार सेंटर में मुहैया करवाई जाती है। जिस तरह से सीआरपीएफ के जवान पत्थरबाजों से जूझते हैं, वहीं यहाँ उनका एक दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है, जहाँ वो लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे आते हैं। ऐसे में इनका ये कदम यहाँ काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे एक गांव से दिल्ली पुलिस के डीसीपी असलम खान का ऐसा क्या रिश्ता है कि वो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा उस गांव के एक कुनबे को भेजते हैं। आप भी देखिए। आईपीएस अफसर असलम खान और जम्मू के आरएसपोरा सेक्टर के फ्लोरा गांव के इर्द गिर्द घूमती कहानी को जानेंगे तो आप भी जज्बाती हो जाएंगे। इंसानी रिश्तों को जोड़ने वाली ये कहानी दौरे हाजिर के लिए भी बहुत खास है। इस दास्तान की शुरुआत होती है एक कत्ल से। इसी साल 9 जनवरी की रात जहांगीरपुरी में ट्रक ड्राइवर सरदार मान सिंह को लूट के लिए बदमाशों ने बीच सड़क पर मार डाला। ट्रक को चंडीगढ़ से लेकर आए मान सिंह जहांगीरपुरी में रास्ता भटक गए थे। तकरीबन रात 2 बजे रास्ता पूछने के लिए वे ट्रक से उतरे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें लूट लिया और मुखालफत करने पर चाकू मार दी। आधी रात को खून से लथपथ रोड पर तड़पते मान सिंह ने दम तोड़ दिया। मान सिंह जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सुचेतगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे फ्लोरा गांव के रहने वाले थे। उनके बाद कुनबे में 2 बेटियां बलजीत और जसमीत कौर, बेटा अस्मीत सिंह और अहलिया दर्शन कौर रह गए हैं। उनकी बेटी बलजीत का कहना है कि करीब 150 घरों वाला फ्लोरा गांव बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का सियालकोट शहर इस गांव से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। 2 वक्त की रोटी के नाम पर 2 कैनल खेती है, लेकिन बॉर्डर का इलाका होने की वजह से खेती हो नहीं पाती और पाकिस्तान की ओर से आए दिन मोर्टारों से मान सिंह का कच्चा घर पहले ही छलनी हो चुका है। बलजीत कौर बताती हैं कि किस तरह वालिद के न रहने से उनकी जिंदगी बदल गई। सर, हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। जैसे हमारी स्टडी में ट्यूशन वगैरह जाते हैं सर, काफ़ी पैसे वगैरह वो भी रेंट वगैरह ही चाहिए होता है और ट्यूशन फीस भी। कुनबा 5 महीनों से मान सिंह का इंतजार कर रहा था। 13 फरवरी को रिश्तेदार की शादी थी, जिसमें बलजीत के वालिद मान सिंह भी शरीक होने वाले थे। अगली सुबह सभी खुश थे कि पापा आ रहे हैं, लेकिन पापा नहीं आए। उनके मौत की खबर आई। उसी दिन शाम को पता चला कि बाबा का दिल्ली में मर्डर हो गया है। सरदार मान सिंह के कत्ल के बाद कुनबे पर आफत आ गई। घर का इकलौता कमाने वाला नहीं रहा। कुनबे पर मुसीबत आई तो डीसीपी असलम खान फरिश्ता बन गई। बेसहारा हो चुके मान सिंह के कुनबे का डीसीपी असलम खान सहारा बनी। जब उन्हें पता चला कि बॉर्डर पर बसे कुनबे का इकलौता कमाने वाला नहीं रहा, तो उन्होंने कुनबे को पालने का बीड़ा उठाया। कुछ मेरे को सुपर नेचुरल फीलिंग हुई, मतलब कुछ ऐसा इस ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा मुझे फीलिंग हुआ कि ये कुछ मतलब ये कुछ अच्छा नहीं हुआ इसके साथ। बहुत मर्डर्स आते हैं, आप सही कह रहे हैं। हम तो क्रिमिनल्स और क्राइम से ही डील करते रहते हैं 24/7। लेकिन जब मुझे ये अंदर से फीलिंग है कि मैं इसकी फैमिली से बात करूं, इसके बाद मेरी एक ये हुआ कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वे कुनबे के लिए माँ, वालिद, दीदी, भाई जैसे रोल निभा रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि वे आज तक उस कुनबे से मिली भी नहीं हैं। वे हर रोज व्हाट्सएप पर गांव से खबर लेती हैं। हर तीसरे दिन फोन कर
हाल जानती हैं। जब हमारे घर में पापा के बारे में पता चला तो सारे रोने लगे, मम्मा भी बहुत रोते थे। हमें लगा कि अब पापा के साथ ऐसा हुआ है तो हमें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन असलम खान मैम ने हमारी बहुत हेल्प की। उनकी वजह से अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी दीदी ट्यूशन जा रहे हैं, वो हमारी मंथली हेल्प करते हैं। इसके लिए मैम को बहुत ज़्यादा थैंक यू है। बलजीत फिलहाल गांव से दूर बने स्कूल में 12वीं जमात में पढ़ रही हैं। छोटी बहन जसमीत 9वीं जमात में है और अस्मीत 3री जमात में है। बलजीत तालीम हासिल कर दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहती है। इसके लिए असलम उन्हें गाइड भी करती हैं। राजन कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर बेरोजगार खवातीन की उम्मीद अपनी उम्मीद पर खरी उतरती दिख रही है। पुंछ की सारा बेगम की जिंदगी उम्मीद स्कीम की वजह से बिल्कुल बदल गई है। पुंछ के मंडी तहसील की आजमाबाद की रहने वाली सारा बेगम और उनके शौहर बेरोजगार थे, लेकिन आज दोनों शौहर बीवी मिलकर 3 तरह का कारोबार कर रहे हैं। जी हां, पोल्ट्री फार्म शुरू करने के बाद उन्होंने किराने की दुकान, टेलीकॉम और गाड़ियों का सर्विस सेंटर खोल दिया, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो रही है। हम खुद काम करते हैं, दोनों मियाँ बीवी हम यहाँ काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बीवी भी हेल्प करती है, तो इससे हमें फ़ायदा होता है। तो हम घर का काम भी करते हैं, दोनों मियाँ बीवी, और सर्विस स्टेशन का काम भी बीवी इसका साथ देती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिससे आमदन आए, जिससे घर का हमारा अच्छा निज़ाम चले, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। उमूमन गांव और दूर दराज के इलाकों में खातून अपनी सलाहियत का फायदा नहीं उठा पाती हैं, लेकिन इन सब के उलट दौर हाजिर में सारा बेगम का नाम पुंछ के हर एक की जबान पर है। सारा बेगम ने उम्मीद स्कीम का फायदा उठाते हुए जिस तरह सर्विस स्टेशन खोला, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लोग हैरान भी हैं और खुश भी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ तो पहले सर्विस स्टेशन नहीं था, लेकिन फिर भी जे.एंड.के में मतलब एक औरत जो है वो सर्विस स्टेशन का काम कर रही है, करने भी लगी है और कर भी रही है। उसके साथ उसका हस्बैंड भी है, दोनों मिलकर जो है काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ भी, औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। सारा बेगम एक गरीब कुनबे से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके शौहर मजदूरी करते थे, कभी मजदूरी मिलती तो कभी नहीं। पढ़ी लिखी सारा कुछ करना चाहती थी। इसी दौरान सारा को उम्मीद नजर आई। उम्मीद स्कीम के तहत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हो गई। बस फिर क्या था, एक के बाद एक कोशिशें, एक के बाद एक कामयाबी। बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने शुरू किया और इससे इनकी फैमिली को अच्छी इनकम हो रही है। इसमें उसके हस्बैंड जो पहले कुछ और काम, लेबर वगैरह का काम करते थे, उनको भी मदद मिली है और अब वो भी जो है उस लाइवलीहुड में लग के उनके साथ जो काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वुमेन, महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और परिवार को जो सम्मान और जो प्रगति देने की कोशिश जो महिलाओं के द्वारा की जा रही थी पहले बिना कोई रोजगार के, अब वो रोजगार के साथ अपने परिवार को प्रगति पथ की तरफ लेके जा रही है। सारा बेगम के सर्विस स्टेशन को चलाने में उनके शौहर पूरा साथ देते हैं। 3 बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। सारा बेगम अब सिर्फ पुंछ ही नहीं, जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए मिसाल बन गई हैं। रमेश बाली की रिपोर्ट, जी मीडिया पुंछ। और कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।